नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके लिए लेके क्लास 7th की सिविक्स की एनसीईआरटी, जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड। दोस्तों, आज हम लोग अपनी इस पुस्तक का अंतिम अध्याय यानी कि 10वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है समानता के लिए संघर्ष। समानता के लिए संघर्ष। आपको याद होगा, हमने इसका जो पहला अध्याय पढ़ा था उसका नाम था समानता। इस पुस्तक में अभी तक आपने कांता, अंसारी, समानता वाले चैप्टर में कैरेक्टर आए थे, मेलानी, जिसमें हमने लड़के लड़कियों के रूप में बड़े होना, जिसमें घरेलू कामगार मेलानी का जिक्र हुआ था, स्वप्ना, हमने जो एक कमीज़ की कहानी में जो कपास उत्पादन करने वाली किसान है स्वप्ना, उसकी कहानी पढ़ी थी। इन सब की कहानियों में जो बात समान है वह यह है कि उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया। ऐसी स्थितियों में लोग क्या कर सकते हैं? इतिहास में इस बात के अनेक उदाहरण हैं जहां लोग असमानताओं के विरुद्ध और न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए एक साथ आ खड़े हुए। क्या अध्याय 1 की रोजा पार्क्स की कहानी आपको याद है? रोजा पार्क्स सिविल राइट मूवमेंट याद होगा आपको। कि अध्याय 5 में स्त्री आंदोलनों पर पढ़े चित्रलेख आपको याद है। इस अध्याय में आप कुछ ऐसी कोशिशों के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा लोगों ने असमानता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी। तो यहाँ पे हम लोग, इस चैप्टर का नाम ही है समानता के लिए संघर्ष। तो समानता के लिए जो जो संघर्ष हुए हैं उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। हमने देखा था अपने पहले के चैप्टर्स में कि महिलाओं के साथ हमेशा से ही असमानता का व्यवहार होता रहा है, और समाज में जिन जिन लोगों के साथ असमानता का व्यवहार हुआ उनकी या तो सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ऐसी थी जिसके कारण वो लोग असमानता के व्यवहार का शिकार बने या उनके साथ असमानता हुई। लेकिन हमने इतिहास में ऐसे भी उदाहरण देखे हैं जो इसके विरुद्ध, समाज में हो रहे भेदभाव के विरुद्ध वो लोग उठ खड़े हुए और उन्होंने उसका विरोध किया, चाहे वो जो असमानता या भेदभाव का व्यवहार उनके खुद के साथ हो रहा हो या किसी और के साथ, लेकिन उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, है ना। उन्होंने व्यक्ति के मानवीय गरिमा के मूल्य को समझा और उसको बचाने के लिए उसके खिलाफ उन लोगों ने आवाज़ उठाई और संघर्ष किया। ऐसे लोगों का हम लोग आज भी सभी लोग उनका सम्मान करते हैं और उनसे हमेशा राय लेते हैं या उनके पद चिन्हों पे उनके उस पे चलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो मानवीय गरिमा के मूल्य को सबसे ऊपर रखा, उसको सबसे ऊपर रखा और सभी को समान माना। तो इन्होंने समानता के लिए संघर्ष किया। इसमें एक उदाहरण दे रखा है तवा मत्स्य संघ का। तवा मत्स्य संघ, तवा नदी यानी मछली पालन वालों का, मछुआरों का संघ था ये जो तवा मत्स्य संघ है, यह मछुआरों की सहकारी समितियों का ऐसा संघ है जो सतपुड़ा के जंगलों में जो विस्थापित हो गए हैं मछुआरे, उनके हक के लिए लड़ रहा था। देश की तवा नदी है, उस पे 1958 में एक बांध बनना शुरू हुआ जो 1978 में बनके पूरा हुआ। तो उस बांध के पानी से जो आसपास के क्षेत्र थे वो जलमग्न हो गए। वहाँ पे बहुत सारी बस्तियाँ थी जो डूब गईं। इसमें से ये लोग भी थे जो उनको बहुत सारे लोगों को विस्थापित कर दिया गया। तो जो वहाँ से विस्थापित हुए, ये सारा अपना रोजगार, वहाँ की अपनी खेती वाली ज़मीन भी खो चुके थे, सब कुछ चला गया था, डूब गया था पानी में। तो इन्होंने क्या किया, अपनी आजीविका चलाने के लिए जो बांध के आसपास के जलाशय थे उसमें मछली मारने का और थोड़ी बहुत खेती थी वो वाला काम करके अपनी जीविका चलाना शुरू किया। तो बांध 1978 में बन गया था, लेकिन समस्या कब आई? 1994 में, जब सरकार ने क्या किया कि जो बांध था, बांध के आसपास जो जलाशय थे उसमें मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को दे दिया। और इन निजी ठेकेदारों ने क्या किया, जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उनको काम पे नहीं रख के वो बाहर से सस्ते मजदूर ले आए और वहाँ पे काम कराने लगे। तो इसका इन गांव वालों ने विरोध किया
तो उस पर वो लोग गुंडे भी बुला के इन लोगों की पिटाई भी कराई। तो फिर इन लोगों ने जो सहकारी संस्था बना के मिल सब लोगों ने मिल के एक संगठन बनाया जिसको तवा मत्स्य संघ कहते हैं। सहकारी समिति के माध्यम से इन्होंने अपनी आवाज़ सरकार के सामने रखी। इसके लिए उन लोगों ने काफ़ी समय तक संघर्ष किया, चक्का जाम किया, विरोध प्रदर्शन किए। तब जाके अंत में सरकार ने इन लोगों की बात मानी और इन लोगों को 5 वर्ष के लिए वो लीज पे वो ज़मीन उसने माना कि हाँ जो विस्थापित हुए लोग हैं गांव के, इनको ही उसमें जलाशय में मछली मारने का अधिकार है। तो उसको लीज पे यानी कि पट्टे पे इन्हीं लोगों को उसने वो जलाशय दे दिए। और ये विरोध 1994 से शुरू हुआ था और 1 जनवरी 1997 को सरकार ने इनके बात को माना था। तब से ये लोग उसमें अपना काम कर रहे हैं। और जो मत्स्य संघ बनाया था इन्होंने, सहकारी समिति बनाई थी, उसके माध्यम से इनके काम में भी, मुनाफे में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, क्योंकि इनको वहाँ से सहकारी समितियों से ही ऋण मिल जाता है, जाल वगैरह सारी चीज़ें खरीदने के लिए। और उसके बाद फिर वो समिति को ही अपनी मछलियाँ जो उनका उत्पादन हो, मतलब जो वो पकड़ के लाते हैं खेप, वो उन्हीं को बेच देते हैं। तो उसका उनको वहाँ से उचित रेट भी मिल जाता है। तो ये था तवा मत्स्य संघ की कहानी, कि कैसे सहकारी इन्होंने किसी भी चीज़ का संगठन संगठित होकर एक साथ मिल के जब विरोध किया जाता है तो परिवर्तन आता है। और शायद सरकार भी उसको हिंसा का ही और यही तरीका समझ में आता है। जब तक कोई कुछ बोलता नहीं है तब तक परिवर्तन होते नहीं हैं। जब लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तभी परिवर्तन होते हैं। इसमें एक और चित्र दे रखा था, नदी पर बांध ऐसी जगह बनाया जाता है जहां बहुत मात्रा में पानी इकट्ठा किया जा सके। ऐसा करने से एक जलाशय बन जाता है और जैसे जैसे उसमें पानी भरता है ज़मीन का एक बड़ा क्षेत्र उसमें डूब जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी पर बनाए गए बांध की दीवार ऊंची होती है और उससे रुका हुआ पानी एक बड़े इलाके में फैल जाता है। ये फ़ोटो जिसमें दी गई है ये उत्तराखंड के टिहरी बांध के बनने से ये पूरा इलाका ही डूब गया था उसका है। 100 गाँव जिसमें कुछ पूरी तरीके से और कुछ आंशिक रूप से पानी के नीचे समा गए थे और 1 लाख लोग विस्थापित हुए थे। तो जब कहीं बांध बनते हैं तो ऐसी समस्याएं आती हैं। जैसे आपने तवा मत्स्य संघ में भी जो लोग थे उनको देखा कि कैसे उन लोगों को विस्थापित होना पड़ा। ये देखिए, वो ऊपर की जो रैली है जिसमें वो लोग विरोध कर रहे हैं और ये सहकारी जो मत्स्य संघ है उसकी एक सदस्य है जो मछली तौल रही है। यहीं पे वो लोग अपना प्रोडक्ट बेच देते थे जो लेके आते थे। असमानता के विरुद्ध रचनात्मक अभिव्यक्ति। कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलनों में हिस्सा ले रहे होते हैं तो कुछ लोग असमानता के विरुद्ध अपनी कलम, अपनी आवाज़, अन्य कलाओं जैसे नृत्य, संगीत आदि का प्रयोग ध्यान आकृष्ट करने के लिए करते हैं। लेखक, गायक, नर्तक और कलाकार भी असमानता के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अक्सर ही कविताएं, गीत और कहानियां न सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं बल्कि वे समानता में हमारे विश्वास को दृढ़ भी करती हैं। वे न सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं बल्कि हमें सही दिशा पे चलना भी सिखाती हैं। यहाँ पे असमानता के विरुद्ध रचनात्मक अभिव्यक्ति में बताया गया है कि कुछ लोग तो होते हैं जो सड़क पे उतरे हुए होते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं, नारेबाजी कर रहे होते हैं। और कुछ वो भी होते हैं जो अपनी अभिव्यक्ति द्वारा, अपनी कलम द्वारा लिख के अपने लोग नाटक करते हैं, है ना, नृत्य करते हैं, संगीत के जरिए अपना विरोध करने का ये तरीका है, अपनी चीज़ें रखते हैं सबके सामने। और ये चीज़ें इसमें ऐसी प्रेरणादायी गीत होते हैं, प्रेरणादायी कहानियाँ लिखी जाती हैं जिससे लोग प्रेरित होकर अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए और प्रयास करते हैं और उसको प्राप्त कर लेते हैं। भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज, जो न्याय प्राप्त करने के लिए इतने सारे संघर्ष करते हैं लोग, उनका विरोध करते हैं, तो उसका जो आधार है वो हमारा संविधान है। जो आपने देखा तवा मत्स्य संघ के लोग अपने लिए अपने हक की
लड़ाई क्यों लड़ पाए? क्योंकि उन्हें पता है कि सबको समानता का अधिकार हमारे संविधान में मिला हुआ है, तो उसको उन्होंने आधार बनाया, उसके आधार पे उन्होंने आवाज़ उठाई। तो ये क्या हुआ? एक जीता हुआ दस्तावेज, मतलब इसको प्रयोग करते हैं उस रूप में। लोग इस टाइप का संघर्ष करते हैं, उसके किसी भी प्रकार की असमानता या भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे जो लोकतंत्र का दायरा है वो बढ़ जाता है। क्योंकि लोकतंत्र यानी कि जनता का तंत्र, अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का भेदभाव रहेगा, असमानता रहेगी, तो लोकतंत्र पूरी तरीके से सार्थक नहीं हो पाएगा। चूँकि संविधान में प्रावधान है, तो उसको मतलब वास्तव में लाने के लिए अभी भी संघर्ष चल रहा है, उसकी ज़रूरत है। क्योंकि चीज़ें एक दिन में कागज़ पे बदली जा सकती हैं, लोगों के दिमाग से नहीं निकाली जा सकती, उसके लिए टाइम लगता है। तो ये चीज़ें हर जगह देखने को मिल जाती हैं, और जब तक कोई अपने हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा, तब तक परिवर्तन नहीं आता है। हमने अब तक के अपने जितने भी उदाहरण देखे, उसमें सब में यही देखने को मिलता है कि जहाँ पे भी विरोध हुआ, जहाँ पे लोगों ने मिलकर आवाज़ उठाई, वहाँ पे परिवर्तन आए हैं। और अगर जहाँ किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, तो वहाँ पे चीज़ें वैसी ही बनी रहती हैं। ये एक दृश्य और भी दे रखा है। 2001 में लखनऊ में 1500 से ज़्यादा लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करने के लिए एक जन सुनवाई में इकट्ठा हुए। इसमें प्रतिष्ठित महिलाओं की एक ज्यूरी बनाई गई, और उन्होंने न्यायाधीशों की भूमिका निभाते हुए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 15 से ज़्यादा प्रकरणों की सुनवाई की। लोगों की इस ज्यूरी ने इस सच्चाई को उभारने में मदद की कि कानून व्यवस्था में हिंसा के खिलाफ न्याय की मांग करने वाली महिलाओं को कितना कम सहयोग मिल पाता है। तो इस टाइप की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और हमने अभी तक जितना देखा, जितने चैप्टर पढ़े, उसमें हमें पता चलता है कि जो लोकतंत्र के सामने कुछ चुनौतियां हैं। जैसे हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं थी, सेकंड चैप्टर याद हो तो आपको, उसमें जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सरकारी सेवाएं तो हैं, उसके साथ जो निजी सेवाएं हैं उनका वर्चस्व बढ़ रहा है, और जो सरकारी सेवाएं हैं उनका निजीकरण होता जा रहा है। क्योंकि जो सेवाएं बढ़ रही हैं वो निजी वाली बढ़ रही हैं ना, निजी स्वास्थ्य सेवाएं ही बढ़ रही हैं। और जो संचार माध्यम में हमने देखा कि जो मीडिया है उस पर सरकार का या फिर जो शक्तिशाली लोग हैं उनका वर्चस्व है, उनका दबाव है ना। तो ये सारी चीज़ें चुनौतियाँ पैदा करती हैं। और महिलाओं को जो उनकी जो श्रम है उसका कम मूल्य मिलता है, कम आंका जाता है उनके काम को। जैसे हमने कपास के किसानों का देखा, वो मेलानी का उदाहरण देखा था, उसको रोटी भी नहीं मिलती थी। तो इस टाइप की चीज़ें हैं जो लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं। यहाँ पे आपके इस चैप्टर में एक गीत भी दे रखा है। यहाँ प्रस्तुत यह गीत विनय महाजन द्वारा सूचना के अधिकार के अभियान में लिखा गया है ना। सूचना का हक, सूचना का अधिकार यानी कि जानने का हक, तो वही शीर्षक है इसका, जानने का हक। मेरे सपनों को ये जानने का हक रे, क्यों सदियों से टूट रहे इन्हें सजने का नाम नहीं। मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, क्यों बरसों से खाली पड़े उन्हें आज काम नहीं। मेरे पैरों को ये जानने का हक रे, क्यों गांव गांव चलना पड़े, क्यों बस का निशान नहीं। मेरी भूख को ये जानने का हक रे, क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, मुट्ठी भर खाने को धान नहीं। मेरी बूढ़ी माँ को ये जानने का हक रे, क्यों गोली नहीं सुई दवा खाने पट्टी टाँके का सामान नहीं। मेरे बच्चों को ये जानने का हक रे, क्यों रात दिन करे मजदूरी, क्यों साला मेरे गांव में नहीं। तो इस टाइप की रचनात्मक अभिव्यक्तियां हैं जिनके माध्यम से जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं लोग। तो ये था हमारा चैप्टर समानता के लिए संघर्ष। आज से आपकी 7th क्लास की NCERT कंप्लीट होती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।